नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी, नई सरकारी नौकरी तथा जेन्युइन सरकारी नौकरी तथा उसकी तैयारी से संबंधित सामान्य अध्ययन का वीडियो भी लेकर आता हूं। तो आपसे आग्रह है कि आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक सरकारी नौकरी नाम का प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी का वीडियो देख सकते हैं तथा अपने योग्यता के अनुसार आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं और यहाँ से तैयारी भी आप उस परीक्षा की कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहली वैकेंसी निकली हुई है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल CGPE के अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ में 301 पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है पटवारी। कुल पदों की संख्या है यहाँ पर 301। वेतनमान की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं वेतनमान का निर्धारण। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो 7वें वेतन आयोग के स्तर 6 के अनुसार आपका वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा जो भी महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस तथा अन्य भत्ताएँ हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इस प्रकार आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक को 12वीं पास और डिप्लोमा पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर, इस पद पर अर्थात पटवारी के पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर रायपुर छत्तीसगढ़ में प्राप्त होगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य कोटि के आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 350 रुपया, OBC के लिए 250 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग आवेदक के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in के माध्यम से दिनांक 4 मार्च 2022 से 22/3/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे यह अनुरोध किया जाता है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर जो यह दिया गया है इसको आप गूगल में टाइप कर लीजिए या क्रोम में टाइप कर लीजिए और उसे खोलकर इसके शैक्षिक योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों का विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। ये काफ़ी अच्छा पद माना जाता है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। रिटन एग्जाम आपको देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो जाएगी 4 मार्च 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 22 मार्च 2022। ऑनलाइन आवेदन में सुधार आप अगर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौका मिलेगा, जिसके लिए 23 मार्च या 25 मार्च के बीच में आप सुधार करा सकते हैं। लिखित परीक्षा आप होगी 10 अप्रैल 2022 को। आगे देख लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है ओडिशा चयन आयोग OSSC के द्वारा 56 ट्रैफिक कांस्टेबल के पद के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हो रहा है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या यह है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है ट्रैफिक कंट्रोल। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 56 है। वेतनमान की शुरुआत 13,300 से होगी। इसके अलावा आपको जो भत्ता है वो भी मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास
10+2 अर्थात इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। इसको महिला और पुरुष दोनों भी भर सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान चूँकि यह वैकेंसी उड़ीसा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकली हुई है, अतः इसके द्वारा अगर आपकी नियुक्ति की जाती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उड़ीसा राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 रुपया है, अर्थात सामान्य कोटि के लिए ओबीसी के लिए 200 है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। कैसे आवेदन करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। उसके लिए यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए और नियम एवं शर्तों को भी पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट एवं योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि या इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन का पंजीकरण की प्रारंभिक तिथि अर्थात ऑनलाइन भरने की शुरुआत हो जाएगी 4 मार्च 2022 से, तथा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 3 अप्रैल 2022। आगे देख लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय चतरा के द्वारा 17 शिक्षक, खाता सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है शिक्षक, खाता सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर। आगे देख लेते हैं। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 17 है। वेतनमान देख लेते हैं। अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको बेसिक की शुरुआत 10,000 से होगा, जो बढ़कर 11,250 तक हो जाएगा। इसके अलावा अन्य भत्ता भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अलग अलग पद के लिए अलग अलग वेतन भी मिल सकते हैं आपको यहाँ पर। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास बीकॉम और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी चतरा उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर चतरा उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। चयन प्रक्रिया चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2022 है। इसके लिए आप इसका पद का और वैकेंसी का नाम आप गूगल या क्रोम में जाकर सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में आप डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड के द्वारा 62 सहायक अभियंता विद्युत के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। पद का नाम है सहायक अभियंता विद्युत। कुल पदों की संख्या 62 है। वेतनमान में की शुरुआत 53,100 से होगी, जो बढ़कर 1,67,000 तक 67,800 तक हो जाएगी। यह बेसिक वेतन है। इसके अलावा जितने भी सरकार के द्वारा भत्ताएं दिए जाते हैं, जितने भी अलाउंस दिए जाते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। इसके लिए आप पुरुष या महिला कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता क्या है देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता के रूप में आवेदक के पास BE, BTech, ME, MTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष तथा अधिकतम आयु 42 वर्ष होना चाहिए। आवेदन शुल्क सभी राज्यों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया,
जबकि सभी राज्यों के महिलाओं के लिए 125 रुपया। आप किसी भी राज्य के हैं तो यहाँ भर सकते हैं फॉर्म। केवल हरियाणा के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपया देना होगा। विकलांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। PWD अर्थात विकलांग उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी हरियाणा से निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर हरियाणा में प्राप्त होगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://hvpn.org.in के माध्यम से 5 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इसके वेबसाइट पर जाकर इसका शैक्षिक योग्यता तथा अन्य शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अपने को संतुष्ट एवं योग्य पाए जाने पर निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कीजिए, यदि आपके पास एक शैक्षिक योग्यता है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। चयन की प्रक्रिया, चयन गेट के स्कोर के आधार पर होगा। गेट एक परीक्षा होती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, उसके आधार पर तथा सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर होगा। आगे देख लेते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई 5 मार्च 2022 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 मार्च 2022 और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी रहेगी 31 मार्च 2022। साथियों, ये रहा चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी। अब 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 94 सिविल जज के रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 1/2021। पद का नाम है सिविल जज। कुल पदों की संख्या है 94। वेतनमान 27,700 से शुरुआत होगा, जो बढ़कर 44,770 रुपया हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अनुमान्य अलाउंसेस हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास स्नातक की डिग्री अर्थात LLB की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 3 वर्षीय हो या 5 वर्षीय हो, दोनों में से कोई भी हो तो यह योग्यता यहाँ पर मान्य होगा। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर कार्य करने का स्थान, कार्य करने का आपको सुअवसर कर्नाटक राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य कोटि के में के आवेदकों के लिए 500 रुपया, जबकि ST SC अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए और 250 रुपया आवेदन शुल्क यहाँ पर देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इनके वेबसाइट www.karnataka.judiciary.kr.nic.in के माध्यम से आप 27 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे आग्रह किया जाता है कि आप इस वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अपने को संतुष्ट होने के बाद ही इस पदों के लिए आवेदन करें। शैक्षिक योग्यता भी यहाँ पर जाकर आप अच्छी तरह चेक कर लें। आगे देख लेते हैं चयन की प्रक्रिया। चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है। शुरुआत होगी 27 अप्रैल 2022 से, जबकि ऑनलाइन
जबकि ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2022 तक, अर्थात ये अंतिम तिथि होगा मेरे हिसाब से। आप 27 अप्रैल 2022 के तक भर सकते हैं इसे। ऑनलाइन चालान के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 अप्रैल, अर्थात फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 27 अप्रैल और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 30 अप्रैल तक। छठी वैकेंसी देख लेते हैं। केरल लोक सेवा आयोग के द्वारा 108 सहायक प्रोफेसर, वैज्ञानिक सहायक, जूनियर प्रशिक्षक एवं अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। ये पद का नाम है सहायक प्रोफेसर, वैज्ञानिक सहायक, जूनियर प्रशिक्षक एवं अन्य। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 108 है। वेतनमान में 50,200 से 79,000 वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता 7वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, डिप्लोमा, डिग्री और स्नातक डिग्री धारक और पीएचडी डिग्री धारक संबंधित विषय में इसे आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान आपको केरल राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। कैसे आवेदन करना है? ऑनलाइन आवेदन इसको करना है। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 30 मार्च 2022। अब 7वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकली है कर्नाटक लोक सेवा आयोग KPSC के द्वारा 188 सहायक अभियंता सिविल के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है सहायक अभियंता, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। कुल पदों की संख्या 188 है। यहाँ पर वेतनमान की शुरुआत आपका बेसिक की शुरुआत 43,100 से होगा, जो बढ़कर 83,900 तक हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता में आपको BE या BTech होना चाहिए, सिविल या पर्यावरण विज्ञान में। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने की स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर कर्नाटक राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। सामान्य उम्मीदवारों के लिए 635 रुपये आवेदन शुल्क देना है, जबकि ओबीसी में जो विभिन्न कैटेगरी है इनको सभी को 335 रुपया आवेदन शुल्क देना है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 85 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना, इनको कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन किया जाना है। चयन की प्रक्रिया चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि शुरुआत हो गई है 28 फरवरी 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 30 मार्च 2022 तक तथा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2022 तक। तो साथियों, ये रहा 7 महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी। आप इसके बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप गूगल या क्रोम में जाकर इस एड्रेस को, वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करके आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसके दूसरे चरण में आप कुछ सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, चलिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। यहाँ पर कुल 125 प्रश्न और उत्तर हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस प्रश्नोत्तर को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको कोई प्रश्न और उत्तर नहीं आता है तो कृपया उसे आप नोट कर लीजिए। आपके पास इसका स्टॉक होते जाएगा। आप इसकी रिवीजन करके अपनी सामान्य अध्ययन को अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा लिखे गए किताब का क्या नाम है?
इसका सही उत्तर है किताबुल हिंद। प्रश्न संख्या 2, चाचनामा के लेखक कौन है? अली कुफी। ये बहुत पूछा जाता है। झाकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है चन्हुद्रों से। सोहन संस्कृति जो प्राप्त हुआ है अभी वह वर्तमान में कहाँ है? सोहन संस्कृति पाकिस्तान में है। आगे देख लेते हैं शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। प्रश्न 7, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? आज के युग में, आज के समय में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही उत्तर है कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यह भी याद कर लीजिए। यह करंट अफेयर्स में दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है वोलोडिमीर जेलेंस्की। और रूस के राष्ट्रपति का तो नाम आप जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन है। आगे देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से कब्रिस्तान R37 मिला है? इसका सही उत्तर है हड़प्पा से। प्रश्न संख्या 10, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है लुई पास्चर। अशोक ने किस अभिलेख में घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो इसका सही उत्तर है प्रथम पृथक शिलालेख में। प्रथम अभिलेख अलग है और प्रथम पृथक शिलालेख अलग है। प्रश्न 12, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के वजह से। आगे देख लेते हैं प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस राजनीतिक इतिहास का वर्णन है? इसमें प्राचीन काल से 12वीं सदी तक कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के। प्रश्न 15, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 16, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। आपसे प्रश्न, प्रतिरोध का इकाई क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये प्रतिरोध की इकाई क्या है। प्रश्न संख्या 17, कल्पतरु कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है लक्ष्मीधर। आगे प्रश्न संख्या 18, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही उत्तर है पोटेशियम। आगे देख लेते हैं बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? क्या समानता थी? इसका समानता यह था कि संसार दुखपूर्ण है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? अलवर और नारायण शर्तों के द्वारा। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ? इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 22, संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 23, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न संख्या 24, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 25, संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय ने। प्रश्न संख्या 26, दिल्ली अभी बहुत दूर है, यह कथन निजामुद्दीन औलिया द्वारा किस सुल्तान के बारे में कहा गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। प्रश्न संख्या 27, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया था। प्रश्न संख्या 28, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। प्रश्न संख्या 29, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 70। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न संख्या 31, B.R. अम्बेडकर कहाँ के
कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? बंगाल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को। यह भी प्रश्न बार बार पूछता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न संख्या 34, किस शासक के काल में 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण हुआ? तो उसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। संविधान सभा में भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया? 26 नवंबर 1946 को। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अभी 444 है, जबकि शुरू में 395 अनुच्छेद थे। संविधान संशोधन के बाद 444 अनुच्छेद हो गए हैं। प्रश्न 40, संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। भारतीय सभा में कितनी अनुसूची है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार पर। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर है शंकरदेव। प्रश्न 44 है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल से। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। किस मध्यकालीन शासक के द्वारा अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। प्रश्न 49, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। प्रश्न संख्या 50, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका सही है डेंटाइन के। प्रश्न संख्या 51, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? इसका सही उत्तर है पैरामीशियम का। केचुए की कितनी आंखें होती है? इसका सही उत्तर है एक भी नहीं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता। प्रोटीन दाल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 55, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। किस शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्की सुल्तानों की राजधानी जौनपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 57, रक्त में पाई जाने वाले धातु है लोहा। आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन इसमें बनता है, हीमोग्लोबिन रहता है। प्रश्न संख्या 58, किण्वन का उदाहरण कौन सा है? फर्मेंटेशन जिसे बोलते हैं। इसका सही उत्तर है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। इसमें फर्मेंटेशन की वजह से होता है। 59, प्रश्न संख्या 59, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रदान करता है? पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 60, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? इसका सही उत्तर है ड्रैको। प्रश्न संख्या 61, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका सही उत्तर है किंग कोबरा, जैसा आप जानते भी हैं। प्रश्न संख्या 62, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? इसका सही उत्तर है डाईएसिटिल के कारण। ये कार्बनिक है कंपाउंड। प्रश्न संख्या 65, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का।
प्रश्न संख्या 66, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जैसा कि आप जानते भी हैं, जेएल बेयर ने किया था। प्रश्न संख्या 67, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें इंटरनल पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लेक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा धातु है? तो एल्युमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा का कवच का कार्य करते हैं? इप्थिलियम ऊतक। प्रश्न संख्या 73, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? कुत्ता को बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? इसका सही उत्तर है डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा भी ले जाती है, एनर्जी भी। प्रश्न संख्या 77, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? उत्तर है क्रीट। सूर्य के किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7, आप जानते ही हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कारक कौन है? सोल्स को माना जाता है। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटोम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? एक्जेलिक एसिड। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर है कॉको के द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। प्रश्न संख्या 85, कॉफ़ी के पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? यह जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है सा है? तो आंवला हो गया इसका सही उत्तर। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। महिला सूफी रबिया की मकबरा कहाँ है? ये बसरा में है। कहाँ की थी महिला सूफी रबिया? कहाँ की थी? तो बसरा की थी। प्रश्न संख्या 89, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? यह ग्वालियर में है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो अकबर। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। यह सरकार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्सिलिया, आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 96, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, जिसे आप जानते ही हैं। प्रश्न संख्या 98, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। प्रश्न संख्या 99, एकेश्वरवादियों का उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन राय ने लिखा था। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। प्रश्न संख्या 101, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट। इस खेल का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका सही उत्तर है क्रिकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। प्रश्न संख्या 104, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? कालिंग के युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। आपसे प्रश्न, अमेरिका का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आप कमेंट सेक्शन में जवाब देकर बताइए। प्रश्न संख्या 107, किस जहाज़ से गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजपूताना नामक जहाज़ से गए थे। प्रश्न संख्या 108, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल को माना जाता है। महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सिंह है। प्रश्न संख्या 110, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्टियों
के लेखक कौन हैं? तो इसके आर्यभट्ट हैं। प्रश्न संख्या 111, मोहन के तस्वीर को की ओर संकेत करते हुए एक महिला गीता ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं। गीता का मोहन के साथ क्या संबंध है? यह रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर उत्तर है माँ। रहीम के पास ₹5, ₹2, ₹5, ₹10 और 20 के नोटों के रूप में कुल 740 रुपये हैं। यदि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है तो रहीम के पास कुल कितने नोट हैं? इसका सही उत्तर होगा 20। आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट करके लिखिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। प्रश्न संख्या 113, यदि एक घनाभ की भुजाओं की माप 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। घनाभ का आयतन होता है LBH, अर्थात लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 480 घन सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 114, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? इसका सही आंसर है 30। यदि आपसे यह प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। प्रश्न संख्या 115, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? शुक्र ग्रह। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? इसका सही उत्तर है समरेंद्र कुमार मित्रा ने सन 1954 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में बनाया था। प्रश्न संख्या 117, कौन सा त्यौहार तिब्बती नव वर्ष के आरंभ का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर है लोसर त्यौहार। प्रश्न संख्या 118, आयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न संख्या 119, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है फारसी में। 120, कौन सा मंदिर वास्तुकला के पंचायतन शैली में निर्मित है? तो यह झांसी के दशावतार मंदिर। प्रश्न संख्या 121, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो इसका सही उत्तर है 19 दिसंबर 1929 को। प्रश्न संख्या 122, कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? उनका क्या नाम है? तो उसका नाम है हेबरलैंड। प्रश्न संख्या 123, संघ और राज्यों के मध्य भी पत्रों के वितरण साइबर कानून किस सूची में आते हैं? इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या 124, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? इसका सही उत्तर है कोपर्निकस। प्रश्न संख्या 125, किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। तो साथियों, ये रहा 125 प्रश्न। आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। अगर मैथ के प्रश्न और रीजनिंग के आपसे नहीं सॉल्व होते हैं तो कृपया मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। तो मुझे आता है कि साथियों आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें नौकरी से संबंधित भी जानकारी है तथा सामान्य अध्ययन की तैयारी से भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार साथी, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी सरकारी नौकरी पाएँ तथा उनकी तैयारी भी करें अच्छी तरह से, तो कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबाने के लिए कहिए ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो सबसे पहले सूचना उन्हें मिल जाए तथा वे इस वीडियो को देखकर फॉर्म को भर सकें और तैयारी कर सकें। साथियों, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा और अपने दोस्तों में शेयर किया, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं एक नए इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।